अब आते हैं, जब प्रस्तावना समाप्त हो जाएगी तो फिर सीधा शुरू हो जाएगा आपके संविधान के अनुच्छेद, भाग शुरू हो जाएंगे। जब संविधान बना था तो यहाँ पे 22 भाग थे, इस टाइम पे 25 भाग है। तो भाग 1 पे आते हैं हम लोग। भाग फर्स्ट, भाग 1 में आपका भारत, भारत क्या है ना, उसके बारे में चर्चा हुई है, भारत और इसके राज्य। तो पहला अनुच्छेद आपका जो है आर्टिकल फर्स्ट कहता है इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ। क्या मतलब होता है संघ का? संघ का मतलब होता है सिंपल सा कि 2 स्तर पे सरकार रहेगी। अगर राज्यों का संघ हो गया इसका मतलब एक केंद्र के स्तर पे भी सरकार रहेगी, एक राज्य के स्तर पर सरकार रहेगी। दोनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होंगे, अपनी अपनी शक्तियां होंगी और इन शक्तियों को संरक्षण दिया जाएगा आपके संविधान के द्वारा। कोई भी एक दूसरे की शक्तियों में क्या हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन ये वाला संघ थोड़ा अमेरिकी संघ से डिफरेंट था। कैसे? अमेरिका का जो संघ है ना, तो संघ ज्यादा मजबूत है राज्य अमेरिका में, और संघ अमेरिका का क्या है, केंद्र कमजोर है। वहां पर राज्यों को अलग से नागरिकता के भी अधिकार हैं, अलग से राज्यों का संविधान भी होता है, अलग से राज्यों के और भी कानून होते हैं, जुडिशरी होती है। इंडिया में वैसा है नहीं। इंडिया का जो संघ प्रेरित है वो कनाडा के संघ से, कनाडा का जो संविधान है, क्योंकि कनाडा में भी अपशिष्ट शक्तियां आपकी केंद्र में निहित है और यहाँ पे भी अपशिष्ट शक्तियां आपकी कहाँ है, केंद्र में निहित है। तो राज्य हैं, स्वायत्त हैं, लेकिन केंद्र ज्यादा मजबूत है। ये पहला अनुच्छेद, पहले अनुच्छेद के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। तो पहला तो यही बोलता है इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद आपका बोलता है राज्य तथा राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में बढ़ रहे थे। फर्स्ट अनुसूची तो राज्य अथवा राज्य क्षेत्र क्या होंगे, जो पहली अनुसूची में बढ़ रहे थे। अब दूसरा, ये जो तीसरा आपका फर्स्ट सी बोलता है कि राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएंगे। तो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत इसने बोला है कि राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएंगे, सारे राज्यों के क्षेत्र। इसके बाद जो आपके संघ राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं, संघ राज्यों के क्षेत्र, और वैसे राज्य जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे। वैसे राज्य क्षेत्र जो भविष्य में क्या होगा, जिनका अर्जन होगा। अब भविष्य में कैसे अर्जित किए जाएंगे? युद्ध के द्वारा किए जाएंगे, युद्ध लड़ा जाएगा, कभी संधि के द्वारा भी। कोई स्वामी विहीन क्षेत्र है उस पर इंडिया जाके कब्जा कर लेगा तो वो भी राज्य क्षेत्र किसका कहलाएगा, इंडिया का। पहला अनुच्छेद आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है ना। दूसरे अनुच्छेद पे आते हैं। सेकंड अनुच्छेद क्या बोलता है? देखो पूरा संविधान अनुच्छेदों पे है और पूरी पॉलिटी आपकी अनुच्छेद है। अगर आपने एक एक अनुच्छेद सही से पढ़ लिया कि क्या है उसके अंदर, क्या प्रावधान है, क्या कानून आए हैं, क्या संशोधन हुआ, पूरी पॉलिटी खत्म। अनुच्छेद 80 आपका संसद का प्रावधान करता है ना। अनुच्छेद 80 आपका राज्यसभा का है, 79 आपका संसद की बात करता है, 80 आपका राज्यसभा की बात करता है, 81 लोकसभा की। अब 80 ने जो आपकी राज्यसभा की बात कर दी, राज्यसभा के अंदर आप सारे प्रावधान पढ़ लो, गठन कैसे होता है, शक्तियां क्या है, कार्य क्या है, आपका खत्म हो गया। तो मेनली है क्या, अनुच्छेदों पर पूरी पॉलिटी। अनुच्छेद एक एक पढ़ते जाओ और जो जो चीज आपको अनुच्छेद के अंदर चाहिए, जो जो उसमें संशोधन हुए, आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी, है ना। तो सेकंड अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 आपकी बात करता है किसके बारे में, वो राज्य क्षेत्र जो इंडिया में प्रवेश किए जाएंगे। इसका मतलब पहले से वो भारत में नहीं है। उन राज्यों के बारे में बात किया जाता है, उन नए राज्यों की जिनका प्रवेश इंडिया में होगा। तो नए राज्यों का भारत में प्रवेश, ये कौन सा है,
अनुच्छेद 2 बात करता है। अब नए राज्यों का भारत में कैसे प्रवेश होगा ये मैंने बता चुका हूं। युद्ध के द्वारा भी हो सकता है, किसी संधि के द्वारा भी हो सकता है ना, और अर्जन द्वारा भी हो सकता है। अनुच्छेद 3 पे आ जाते हैं। अनुच्छेद 3 क्या बात करता है? ये नए राज्यों के प्रवेश के बारे में नहीं, ये है नए राज्यों के निर्माण के बारे में। नए राज्यों का निर्माण। कैसे होता है नए राज्यों का निर्माण? नए राज्यों का निर्माण जैसे अभी हाल ही में कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना बना है ना। तो इसी के बारे में चर्चा हो रही है कि संसद चाहे, जिस प्रकार से संसद चाहे 2 राज्यों का क्या करेगा, उनकी सीमाओं में परिवर्तित कर सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्षेत्र लेके एक नया राज्य बना सकता है। एक राज्य को भी तोड़ के नया उनके नामों में परिवर्तित कर सकता है। ये सब चीज किसका, कहां पे प्रावधान है इसका? अनुच्छेद 3 में। वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिया के पार्ट है राज्य, उनका पुनर्निर्माण, उनके नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ये सारा काम कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के द्वारा। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 4। अब अनुच्छेद 3 के लिए क्या हुआ है? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1949 से मांग होने लगी कि भाषाई आधार पर क्या करो, राज्यों का निर्माण करो, है ना, मांग होने लगी। 48 में क्या हुआ? 48 में एक संविधान सभा ने ही एक कमीशन बना दिया, एसके धर आयोग नाम से कमीशन बना दिया। उन्होंने सिफारिश दी, उन्होंने बोला भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मांग आगे बढ़ी। मांग जब आगे बढ़ेगी तो फिर से एक समिति बनी, जेबीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोग थे, कांग्रेस नहीं बनाई थी ये समिति। इन्होंने भी ये बोला कि नए राज्यों का निर्माण कराना है तो इस पे बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो यहां पे भी ये प्लान ड्रॉप हो गया। फिर क्या हुआ? 1953 में, 1953, एक व्यक्ति थे, कांग्रेसी थे, पोट्टी श्री रामुलु, आंध्रा के थे। मांग हो रही थी आंध्रा के लिए कि आंध्रा का निर्माण करो, तमिलनाडु का पार्ट था। ये क्या अनशन पे बैठ गए और 53 या 54 दिन ये भूख पे रहे और फिर इनकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो फिर पूरे में हिंसा होने लगी और ज्यादा मांग जोर पकड़ने लगी। तो कांग्रेस ने क्या किया, मीन्स सरकार ने, जो केंद्र सरकार थी, उन्होंने एक समिति बनाई। समिति का नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, इसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्यों के पुनर्गठन की इन्होंने बोला कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, ठीक है। और यहां से बहुत सारे राज्य बने, उस पर हम लोग बाद में आएंगे डिटेल में कि कौन कौन से राज्यों का निर्माण हुआ। अब अगला आते हैं हम लोग अनुच्छेद 4 पे। अनुच्छेद 4 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 4 बोलता है कि अनुच्छेद 3 में जो भी संशोधन किए गए वो आपके 368 के अंतर्गत नहीं आए, है ना। अनुच्छेद 3 में जो भी संशोधन हुए या होंगे, तो अनुच्छेद 3 किससे रिलेटेड था? अभी मैंने बताया नए राज्यों के निर्माण से। नए राज्यों का निर्माण जो भी होगा वो किसके अंतर्गत नहीं आएगा? 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? इसका क्या मतलब हुआ? 368 होता है, वो होता है संविधान संशोधन के लिए। तो इन्होंने सिंपल सी बात ये बोली है कि नए राज्यों का जो निर्माण होता है उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वो नॉर्मल एक सामान्य संशोधन है, उसको संविधान। तो ये यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पिछली बार आया था कि जो राजभाषा होती है, राजभाषा में और भाषाओं को डालती है गवर्नमेंट, वो क्या संविधान संशोधन होता है कि नहीं होता है? इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे संविधान के पार्ट हैं जिनमें आप संशोधन करते हो तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो एक संशोधन ये है कि ये भी संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ये चौथा अनुच्छेद हो गया। अनुच्छेद 5 पे आते हैं। अनुच्छेद एक्चुअली अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9, 10 एंड 11 ये अनुच्छेद है आपके नागरिकता से संबंधित। नागरिकता संविधान का भाग 2 है।
भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये टोटल 7 अनुच्छेद कहाँ आ जाएंगे आपके संविधान के भाग 2। यहाँ पे क्या बात होगी, यहाँ पे बात होगी कि जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय भारत के नागरिक कौन कौन होंगे, है ना। तो अनुच्छेद 5 किससे रिलेटेड है, भारत के नागरिक। संविधान निर्माण के समय कौन कौन होगा। अनुच्छेद 6 क्या बोलेगा कि कौन से वो लोग हैं जो पाकिस्तान से भारत में आए उनको नागरिकता मिले। तो उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि इस डेट तक जो भी पाकिस्तान से भारत में आया है उसको क्या मिलेगी, नागरिकता दे दी जाएगी। एक्चुअली ये अनुच्छेद तो है, लेकिन ये नागरिकता किसी को देने या ना देने की सारी शक्ति एक तो संसद में, उससे भी ज्यादा कार्यकारी आदेश से, ये जो मंत्रिपरिषद है मोदी गवर्नमेंट ने चाह लिया तो किसी को नागरिकता दे सकती नहीं। तो इसमें बड़ी आसानी से चेंजेज हो जाते हैं। तो ये उतना ये नियम पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, ये तो केवल प्रावधान पढ़ लो मैन क्या है। तो इसमें हो गया पहले कि उस टाइम पे नागरिक कौन रहेगा। दूसरा हो गया कि अनुच्छेद 6 में क्या होगा कि नागरिकता जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, उस टाइम पे बंटवारा हुआ था, बहुत सारे लोग इधर आए थे, है ना। ये नेहरू, ये गांधी विहार भी है, उन्हीं लोग के लिए बसा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहाँ आए हैं, पाकिस्तान से इंडिया। तो उन्होंने एक प्रावधान निर्धारित कर दिया कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं किन किन को भारत की नागरिकता मिलेगी। फिर अनुच्छेद 7 में भी एक प्रावधान किया कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, फिर वहां पे उनको अच्छा नहीं लगा, फिर वापस आ गए, तो उनको नागरिकता किस आधार पर मिले। 8 जो अनुच्छेद 8 है आपका, वहां पे क्या चर्चा होगी, वहां पे होगी, ये तो हो गए संविधान के समय की बात। अब कौन से वो लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं, दुनिया भर में रह रहे हैं, या दुनिया के वो कौन से लोग हैं जो भारत की नागरिकता के पात्र हैं। इस तरीके से आपके 5, 6, 7 और 8 ये किसके बारे में बात करते हैं, नागरिकता लेने के बारे में। इसके बाद आपका 9 जो है आपका, वो बात करता है कि किस प्रकार से आपकी नागरिकता जा सकती है ना। नागरिकता आपकी कैसे जा सकती है, तो जाने का एक तो आप किसी भी, भारत ने क्या एकल नागरिकता का प्रावधान किया है कि केवल एक देश की नागरिकता आप ले सकते हो। अगर आपने भारत के अलावा किसी और देश की नागरिकता स्वीकार की तो आपकी यहाँ पे नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे लोगों, अक्षय कुमार की बात होती है कि कनाडा के नागरिक है तो उनको माना ही नहीं जाता है कि वो इंडिया के नागरिक है। बहुत सारे M.F. हुसैन थे, उनको कतर ने नागरिकता दे दी थी, उनकी अपने आप यहाँ पे नागरिकता समाप्त हो गई थी। तो ये हो गया अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10 जो आपकी बात करता है वो भी यही बात करता है कि किन कारणों से आपको अगर मिल भी गई है नागरिकता, फिर क्या कारण है कि वो नागरिकता रिटेन होगी या नहीं रिटेन होगी। और 11 जो बात करेगा नागरिकता से संबंधित जो कानून है वो बनाने की शक्ति किसके पास। इस तरीके से आपके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे अनुच्छेद समाप्त हो जाते हैं। अब आते हैं संविधान के भाग 3। भाग 3, भाग 3 क्या है, किससे रिलेटेड है, मूल अधिकारों से। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। बारह से 35 तक कहाँ है, मूल अधिकार है। तो क्या होते हैं मूल अधिकार, अधिकार क्या होते हैं, अधिकार कुछ दावे होते हैं आपके। अधिकार मेनली होता है कुछ दावे, है ना, कुछ तर्क संगत दावे होते हैं जो समाज द्वारा भी जिनको मान्यता मिली हुई होती है और राज्य द्वारा भी जो स्वीकृत होते हैं, है ना। राज्य का मतलब समझ लेना, राज्य का मतलब होता है सरकार, कानून, संविधान, यहाँ पर राज्य आ जाता है साथ। अभी राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 है, वो राज्य की परिभाषा ही देगा, तो अभी मैं बताऊंगा राज्य होता क्या है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो आपके अधिकार बताए, अधिकार मेनली होते हैं कि जो आपके तर्क संगत कुछ दावे होते हैं जिनमें तर्क होता है। अधिकार तो हर किसी चीज का हो सकता है, अधिकार तो आदमी बोले कि हमें किसी के घर में घुसने का भी अधिकार है, लेकिन वो तर्क संगत नहीं है ना, तो अधिकार नहीं माना जाएगा। तो राज्य द्वारा स्वीकृत और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, वो तर्क संगत दावे हैं। अब बहुत टाइप के अधिकार होते हैं, मानवाधिकार होता है, मानव होने के नाते मिल जाता है ना, कि कुछ ऐसे अधिकार जो आपको मनुष्य होने के नाते मिल जाए, वो क्या है, मानवाधिकार। बाकी और कौन कौन से अधिकार होते हैं, विधिक अधिकार होता है। थोड़ा सा अंतर एक बता देता हूं
एक होता है संवैधानिक कोई चीज, और दूसरा होता है विधिक। संवैधानिक का मतलब क्या होता है? जिसका वर्णन संविधान में है, जो संविधान के द्वारा मिला हुआ है। विधिक का मतलब होता है जो संसद द्वारा पारित कानून, संसद द्वारा पारित कानून। तो संसद जो कानून पारित करती है वो होते हैं विधिक। उनके द्वारा अगर कोई अधिकार आपको मिला हुआ है तो विधिक अधिकार हो गया, और जिसका वर्णन संविधान में हो वो हो गया संवैधानिक। तो ये भी चीज पूछ लेते हैं कि ये अधिकार, ये जो आपका कानून है, ये अनुच्छेद है, ये आपका संवैधानिक है कि विधायी है या विधिक है। तो मेनली ठीक है, तो बताया मैंने कि अधिकार क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। विधिक होता है, संवैधानिक अधिकार होते हैं, फिर एक होते हैं मूलभूत अधिकार, है ना। ये थोड़ा सा आई कहां से मूलभूत अधिकार की अवधारणा? मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से, है ना। अमेरिकी संविधान में सबसे पहले वर्णन हुआ है मूलभूत अधिकार का। तो प्रस्तावना भी जो ली गई है हमारी, वो भी अमेरिकी संविधान से ली गई है, और जो मूलभूत अधिकार भी हैं वो कहां से लिए गए? वो भी अमेरिकी संविधान से लिए गए। मूलभूत अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के गरिमा तथा विकास के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, और व्यक्ति के अस्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं, और जिनको संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की, है ना। राज्य द्वारा जिसकी गारंटी या कानून द्वारा गारंटी मिली हो जिसकी, प्लस व्यक्ति के अस्तित्व तथा विकास के लिए जरूरी हो। ये हो गए मूलभूत अधिकार। इनके बारे में पूछ लेते हैं। कानून द्वारा गारंटी का मतलब क्या हुआ? अगर इनका हनन हो रहा है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। राज्य द्वारा इनको सुरक्षा प्रदान की गई, तो ये इसलिए मूलभूत अधिकार है, ठीक। अब आ जाते हैं इसकी कहां से ये विचार आया। एक तो अमेरिकी संविधान आ गया। 1944 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। तेज बहादुर सप्रू के अंडर में एक कमेटी बनी जिसको बोलते हैं सप्रू कमेटी। उसने विचार दिया कि दो टाइप के अधिकार होने चाहिए, एक न्यायोचित होने चाहिए, एक गैर न्यायोचित। न्यायोचित मतलब जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो अगर वो नहीं मिले आपको। गैर न्यायोचित वो राज्य की उस पर डिपेंड करें वो देने हैं आपको कि नहीं देने हैं। तो जो न्यायोचित थे वो मूल अधिकार हो गए, जो गैर न्यायोचित थे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उन्होंने डाल दिया, ठीक है। तो ये 1944 की जो सप्रू कमेटी थी। अब सीधा हम लोग आ जाते हैं क्या क्या मूल अधिकार हैं। तो मूल अधिकारों पे आ जाते हैं। पहला मूल अधिकार अनुच्छेद 12 क्या बात करता है? इसमें है राज्य की परिभाषा। कि राज्य किसे बोलते हैं, या जो राज्य शब्द कहा गया है इन अनुच्छेदों में, तो किसको आपका आशय क्या लगाओगे कि राज्य क्या है? तो पहला राज्य के अंतर्गत क्या आएगा? संविधान के द्वारा, केंद्रीय विधानमंडल जिसमें संसद आती है, संसद के द्वारा, राज्यों के विधानमंडल, राज्य विधानसभा या विधान परिषद, या स्थानीय निकाय, है ना। संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय, या संविधान। इनके किसी भी प्रावधान के द्वारा किसी भी संस्था का निर्माण होता है वो राज्य के अंतर्गत आएगा। चाहे वो संविधान में, संविधान में बहुत सारे आयोग हैं जिनका जिक्र कहाँ है? संविधान में है। वित्त आयोग का जिक्र है संविधान में, तो वो क्या होगा? राज्य हो जाएगा। तो संविधान द्वारा, संसद के किसी कानून द्वारा, जैसे मानवाधिकार आयोग है ना, महिला आयोग है, तो संसद के कानून द्वारा जिक्र हुआ। विधानमंडल, जो राज्यों के विधानमंडल है, राज्यों के बहुत सारे आयोग होते हैं, बहुत सारे कार्यालय होते हैं, ऑफिस होते हैं, तो राज्य के विधानमंडल द्वारा। स्थानीय निकाय क्या होता है?
ग्राम पंचायत से लेके आपके शहरी स्थानीय निकाय जो होते हैं, महापौर, नगर निगम, इनके द्वारा कुछ भी निर्माण हो रहा है, किसी संस्थान का निर्माण हो रहा है, या जो इसमें इसके अंदर में जो कर्मचारी कार्य करते हैं, वो सारे किस में आएंगे? राज्य की परिभाषा के अंदर आएंगे। ठीक है। दूसरा और कौन आएगा? इन सारे के अलावा सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हो, या जो सरकारी कार्य कर रहे हो, वो सारे लोग कहां से आएंगे? राज्य की परिभाषा के अंदर में आएंगे। अगर ये सारे लोगों में से कोई भी आपका क्या करता है? अधिकारों का हनन करता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं कि अगर आपका हनन राज्य नहीं भी कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो भी आप कोर्ट जा सकते हो। तो वो भी आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या हो गया? राज्य की परिभाषा। इस पर केस भी हुआ था कि बीसीसीआई को बोला गया था कि बीसीसीआई भी इस परिभाषा के अंतर्गत आएगा। लोक प्राधिकार जो आपका लोकपाल अधिनियम है, उस पर हो रहा था कि बीसीसीआई को लोकपाल के अंदर में भी आना चाहिए, आरटीआई के अंदर में भी आना चाहिए, है ना। तो ये बाद में आएंगे, चर्चा करेंगे कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। अब आते हैं अगले अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 बात करता है, अगर भाग 3 में, जो संविधान का भाग 3 है, जिसमें 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए, भाग 3 में उल्लिखित किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। अगर उसने बना भी दी तो वो उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वो उल्लंघन कर रही है ना। समझ में? भाग 3 में वर्णित कोई भी मूल अधिकार है, उनका अगर हनन हो रहा है संसद के किसी भी कानून के द्वारा, तो उस मात्रा तक वो शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक क्या उल्लंघन हो रहा है। तो एक तो ये इसमें वर्णन कर दिया, तो इसमें सिंपल सी सुरक्षा दे दी कि संसद की भी ये शक्ति नहीं है कि इसके विरुद्ध में क्या करो, आप कोई कानून बनाओ। दूसरा इन्होंने ये बोला कि संविधान के पहले से बहुत सारे कानून क्या है, अभी इंडिया में बहुत सारे कानून वो चल रहे हैं जो अंग्रेज बना के गए। जैसे अभी धारा 124 का हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको उस पर ब्रेक लगाया है, केवल कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रख दिया। 124A राजद्रोह की धारा, ये बहुत पुरानी है। प्रेस एक्ट, जितने भी एक्ट हैं जो सेंसरशिप वाले, सब अंग्रेजों के जमाने के, वो चले आ रहे हैं। क्योंकि क्या किया था संसद ने? कानून खत्म नहीं किए थे। उन्होंने ये बोला था कि जो जो कानून है अगर वो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो चले आएंगे। जब संसद को जिस कानून को खत्म कर देगी वो मान लिया जाएगा खत्म, नहीं तो वो सारे कानून अभी भी चल रहे हैं, बहुत सारे कानून। ठीक है। तो दूसरा इन्होंने ये बोला कि संविधान निर्माण से पहले के वो कानून जो इस भाग का उल्लंघन कर रहे हैं वो भी उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस मात्रा तक वो उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है। तो एक तो पहले के कानून, दूसरे बाद के कानून, ये दो को इन्होंने क्या किया, यहां से सीमित कर दिया। तीसरा इन्होंने क्या किया, तीसरा काम किया, एक विधि की परिभाषा दे दी कि विधि क्या है। कानून की बात की गई कि वो कानून शून्य होंगे, तो कानून अपने आप में है क्या, तो विधि का इन्होंने एक परिभाषा दे दी कि विधि के अंतर्गत रूढ़ी, कोई रूढ़ी भी हो, प्रथा भी हो, कोई संसद के कानून हो, कोई आदेश हो, अध्यादेश हो, उपविधि हो, नियम हो, उपनियम हो, है ना, ये सारी चीजें कहाँ आएंगी? विधि के अंतर्गत आएंगी। और ये चीजें अगर आपके इसके खिलाफ जा रही हैं तो इसको क्या करोगे, आप समाप्त कर दोगे। अनुच्छेद 13 हो गया। अनुच्छेद 14 पे आते हैं। एक्चुअली अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक ये आपका होता है समानता का अधिकार। इन 5 अनुच्छेदों में क्या मिल रहा है? समानता का अधिकार, कि लोगों को समानता का अधिकार दिया जाए। एक एक करके बात करते हैं। 14 क्या करता है? 14 बोलता है समता का अधिकार। समता का अधिकार में इंग्लिश में लिखा है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। मतलब विधि के समक्ष समता। इसका मतलब कानून के सामने सभी समान है। किसी भी पद पर रहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का, ऊंची नीची कोई भी हो, सब कानून के सामने क्या है? समान। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरा इन्होंने एक डाला, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन, इसका मतलब क्या? वो विधि का समान संरक्षण। समान तो तब होगा ना, जैसे आपने खाने का रख दिया कि सबको बराबर आटा दिया जाएगा 100 रुपए किलो, है ना। दूसरा जिसकी आय ही नहीं है 100 रुपए की, वो कैसे आटा खरीद लेगा?
है ना। तो समान तो तब होगा ना जब परिस्थितियां समान हो, तो समान व्यवहार करो, असमान परिस्थितियों में क्या करो, असमान व्यवहार करो। तो यहाँ पे एक अपवाद कर दिया, इसका पॉजिटिव रूप लेके आए कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब विधि का समान संरक्षण, कि ये चीज तो है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हम जो आपका कमजोर तबका है उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, उनको समानता पे लाने के लिए। तो ये आरक्षण वगैरह इसी प्रावधान के अंतर्गत आए हुए हैं, ठीक है। तो ये अब इन्होंने इसमें क्या किया, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आपका 14 यहाँ पे समाप्त हो गया। कुछ इसके अपवाद हैं, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, अनुच्छेद 361 और 361A, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, ना आपराधिक और ना ही सिविल मामला कोई भी दर्ज नहीं किया जा सकता। सेम राज्यपाल को मिला हुआ है। 105 आपका जो है उसके अंतर्गत आपके सांसद जो हैं वो संसद का सत्र चल रहा है तो उनको कुछ कानूनी मुक्तियां मिली हुई हैं। 194 जो आपके विधायक हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं उनको अनुमुक्तियां मिली हुई हैं। इसके बाद जो विदेशी राजनयिक होते हैं इंडिया में आते हैं, एक अपनी राजनयिक थी विदेश में, अमेरिका में, देवयानी खोरादगे करके, आज से 3-4 साल पहले। इनकी नौकरानी ने इन पर शोषण का आरोप लगाया था कि बहुत काम करा रहे हैं ये वो करके, और अमेरिका के कानून बहुत कठोर है, जेल हो जाती है इनको। लेकिन उन्होंने क्या किया, सीधा ये वहां से निकल, गवर्नमेंट ने बुला लिया, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन, उसके तहत क्या है, दुनिया भर के जो राजनयिक हैं उनको एक सुरक्षा मिली हुई होती है। ये कुछ क्राइम भी कर दें तो ये क्या होगा, इन पर मुकदमा नहीं चलता, इनको सीधा अपने देश रिपोर्ट कर दिया जाता है ना। तो ये उन्मुक्ति विदेशी राजनयिकों को क्या मिलेगी, ये भी मिलेगी। तो ये कुछ इसके अनुच्छेद 14 के क्या है, अपवाद है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। कैसा भेदभाव, कि धर्म, 5 चीजों पे भेदभाव की बात की गई है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान। इसके आधार पर क्या होगा, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन 5 बेस पे किसी का कोई भी धर्म हो, भेदभाव कहां पे नहीं किया जाएगा, जो भी सार्वजनिक स्थान हो आपके, चाहे वो सार्वजनिक भोजनालय हो, रेस्टोरेंट हो, आप मूवी में जा रहे हो, सार्वजनिक मंदिर हो, सार्वजनिक कुआं हो। पहले क्या हो रहा था, जो दलित लोग थे उनको कुआं में नहीं जाने देते थे ना, पानी नहीं पीने देते। तो ये इसी के लिए बनाया गया कि किसी से भी इन सारे बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो भी सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, वो किसी भी प्रकार का हो, ठीक है। दूसरा इसमें दिया गया कि महिलाओं तथा बच्चों हेतु, महिलाओं तथा बच्चों, इनके उत्थान के लिए राज्य कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है ना। तो यहां तो इन्होंने बात कर दी कि लिंग के आधार पर क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव डाल दिया कि एक इनके लिए क्या किया, इनकी शिक्षा या उन सब व्यवस्था के लिए क्या करनी, राज्य कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। तीसरा डाल दिया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक अभी जोड़ा है जब मोदी जी ने आपका संविधान संशोधन लेके ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाला, है ना, 102 में संविधान संशोधन, तब उन्होंने इसमें एक शब्द जोड़ा आर्थिक। पहले था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए, अब कर दिया उसको सामाजिक, शैक्षिक प्लस आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए राज्य क्या विशेष प्रावधान कर सकता है। तो आरक्षण का प्रावधान कहां आ गया, 15 में। तो आरक्षण कभी भी देना हो, उसमें चेंज होना हो, 2 अनुच्छेदों में चेंज होता है, 15 में और 16 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 में। अब आते हैं अनुच्छेद 16 पे। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, लोक नियोजन के विषय में लोक नियोजन, जिसको बोल सकते हैं सरकारी रोजगार के विषय में
भेदभाव का उन्मूलन या समानता, है ना। क्या मतलब हुआ कि कोई भी सरकारी पद हो, नौकरी हो, है ना, इसमें अगर नियोजन, किसी को रोजगार दिया जा रहा है तो किस किस बेस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उसमें कितने थे, 5 बेस बताए थे मैंने। क्या क्या? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान। इसमें +2 और हो जाएंगे। क्या क्या? उद्भव और निवास। ये रोजगार की बात है। नौकरियों में मेनली, नौकरियों में आरक्षण की बात हो रही है कि नौकरियों में पहली चीज तो भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो पहले 5 कौन से थे? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। फिर उन्होंने इस वाले में 16 में 2 और जोड़ दिए, उद्भव प्लस निवास के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे राज्य बोल देते हैं कि हम 100% आरक्षण कर देंगे, नौकरियों बाहरियों को नहीं आने देंगे। तो उसका भी एक अपवाद है कि ये जो अनुच्छेद 16 है, इसमें निवास को अगर शर्त जोड़नी है तो इस पे नियम केवल संसद बना सकती है। संसद ने इस टाइम पे नियम बनाया हुआ है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी, इसमें अगर निवास को एक शर्त बनाना है तो राज्य बना सकते हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी में। लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप बी में कोई भी राज्य के अंडर में ये नहीं आता है कि वो उस पर नियम बनाए कि नहीं, निवास तुम यहीं के हो तभी। ठीक है, अगर आप उस राज्य के निवासी नहीं हो तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप वो एग्जाम ही ना दे पाओ। ये केवल सी और डी में तो एक शर्त लगा सकते हैं राज्य, वो भी एक कानून है ना। एक कोर्ट का आदेश है कि इस लेवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोर्ट में जाके वो ड्रॉप आउट भी हो जाता है। तो अनुच्छेद 16 क्या बोल रहा है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, समानता का अधिकार। उसमें 5 + 2 ये हो गए, इसके आधार पर भेदभाव। इसमें भी बोला गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य क्या विशेष प्रावधान कर सकता है। तो आरक्षण के लिए इसमें मेनली आरक्षण का प्रावधान इस अनुच्छेद में है। अब अगले अनुच्छेद पे आते हैं, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। क्या था अनुच्छेद 17? क्या बोलता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो भारतीय समाज में क्या था? अस्पृश्यता फैली हुई थी, छुआछूत फैली हुई थी, और इसके उन्मूलन की बात कौन करता है? अनुच्छेद 17। ये अपने आप में पूर्ण अधिकार है, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं लगाएगा। ये पहला एक ऐसा मूल अधिकार है जिसमें कोई भी अपवाद नहीं लगाया गया, कोई भी इफ एंड बट। सिंपल सा बोला गया है कि जो आपकी अस्पृश्यता होती है उसका सभी फॉर्म्स में, सभी रूपों में उन्मूलन, है ना। अनुच्छेद 17 हो गए। इसके लिए बहुत सारे कानून बने हैं। संसद ने 1955 में बनाया था सिविल अधिकार संरक्षण, मतलब नागरिक अधिकार संरक्षण कानून। उसमें यही किया था, जो छुआछूत वगैरह को बढ़ावा देते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उनके लिए सजा का प्रावधान था। 1989 में SC/ST एक्ट आया, वो भी इसी के अंडर में आया। तो इस तरीके से आपका अनुच्छेद 17 हो गया। अगले अनुच्छेद पे आते हैं हम, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। जो टाइटल्स होते हैं उनका अंत। पहले क्या होता था? ब्रिटिश लोग बहुत सारी उपाधियां देते थे, है ना। किसी को नाइट की दे दी, किसी को सर की दे दी। तो इन उपाधियों का क्या है? ये एक अलग वर्ग का निर्माण करती थी। ये जो उपाधियां होती थी एक विशेष प्रकार के वर्ग का निर्माण करती थी। तो क्या हुआ, जब संविधान सभा हुई, उन्होंने बोला कि अब कोई विशेष वर्ग ना हो, तो केवल शिक्षा और सेना, शिक्षा तथा सेना से रिलेटेड उपाधियां हैं, उनको छोड़ के बाकी सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया। केवल इन शिक्षा में और सेना में आप उपाधियां दे सकते हो। अनुच्छेद 18 हो गया। हाँ, इस पे एक केस आया कि जो भारत रत्न है, जो पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये भी तो एक प्रकार की उपाधि हो गई। तो ये तो गलत है, इसको बंद किया जाए। कोर्ट में गया तो कोर्ट ने लास्ट में इस पर निर्णय दिया कि ये चीज एक सम्मान है आपकी उत्कृष्ट सेवा के लिए,
लेकिन इस सम्मान का उपयोग आपके टाइटल में नहीं होना चाहिए कि आप उसका उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में यूज कर रहे हो कि भात रत्न दिस दैट नाम के आगे या पीछे। तो ये कोर्ट ने इसको मना किया हुआ है, बाकी इसको अलाउ किया हुआ है। तो अनुच्छेद 18 हो गया। अनुच्छेद 19, अब अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक आपके आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। चौदह से लेके 18 तक कौन से अधिकार थे? समानता का अधिकार। अब आपके 19 से लेके 22 तक क्या आ गए? स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 के भाग हैं, टोटल 7 थे, अभी 6 हो गए। तो 19(1) मान लो। 19(1) क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, अभिव्यक्ति। 19(2) क्या है? शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। क्या मतलब हुआ? शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी हथियार के आप सम्मेलन कर रहे हो, तो ये भी आपका क्या है? मूल अधिकार है। तीसरा 19(3) ये क्या बोलता है? ये बोलता है संघ, संगठन, और बाद में एक संशोधन के द्वारा 97वां संशोधन है, इसमें जोड़ दिया सहकारी समिति। समिति बनाने का अधिकार आपका क्या है? मूल अधिकार है। संघ बनाने का या संगठन बनाने का या सहकारी समिति बनाने का, ये भी आपका क्या है? मूल अधिकार हो गया। अनुच्छेद 19(3). 19(4) क्या बोलता है? भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण, मतलब कहीं भी घूमने का अधिकार। ये हो गया। फिर अगले पे आते हैं। 19(5) क्या है? 19(5) बोलता है आपका कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने का अधिकार। तो कहीं भी बस जाने का अधिकार। एक्चुअली ABCD में है, तो 1 2 3 4 5 कर दिया। एक्चुअली 19 ABCDEF। तो जो 19F था आपका, वो था संपत्ति से रिलेटेड, संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था। इधर संपत्ति का अधिकार, जिसको क्या किया इन्होंने? 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया। अब इसको एक विधिक अधिकार बना दिया 300A में। तो 19F क्या है आपका? अभी समाप्त है। अब आते हैं 19G पे। 19G है आपका क्या? कोई भी वृत्ति आजीविका अपनाने का अधिकार, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी आजीविका अपना सकता है। का अधिकार, ठीक है। इस प्रकार से 19 के सारे पार्ट मैंने बता दिए। अब ये सारे अधिकार अपने आप में पूर्ण नहीं है। जैसे मैंने बोला, अनुच्छेद 17 जो है आपका अपने आप में पूर्ण अधिकार है, कोई इफेंट बट नहीं लगे, लेकिन इसमें सब में युक्त प्रतिबंध मिले हैं। आपकी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। क्या प्रतिबंध लगे हुए हैं इसमें? युक्त प्रतिबंध बताता हूं। 19(1) है जो आपका, वो क्या है? विचार अभिव्यक्ति। 19(a) कर लो इसको। तो अभिव्यक्ति का अधिकार है आपको, लेकिन उस पर भी देश की एकता, अखंडता, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, मानहानि, कोर्ट की अवमानना, इसके आधार पर क्या राज्य
प्रतिबंध लगा सकता है। नैतिक व्यवस्था, सदाचार, लोक व्यवस्था, इस सब के आधार पे आपके चाहे 19(1) हो, चाहे 19(2) हो, चाहे 19(3) हो, इन सब पे प्रतिबंध लग सकते हैं। कोई भी कहीं पे भी बस जाने का अधिकार जो है उस पर भी लगा सकते हैं। सदाचार, लोक स्वास्थ्य, प्लस जो आपके अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र हैं, तो इनके हितों के संरक्षण के लिए मतलब आपको रोका जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र में आप नहीं जा सकते हो, वहां बस नहीं सकते हो। अभी भी बहुत सारे राज्यों में है, कानून है, आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। मेघालय आप जाओ, त्रिपुरा जाओ, असम जाओ, है ना, तो इन राज्यों में आप जाते हो तो क्या होता है, इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। खासतौर नागालैंड में है आपका इनर लाइन परमिट, मणिपुर में है, मेघालय में है। तो जब इनर लाइन परमिट लोगे, इंडियन होने के बाद भी एक वीजा टाइप का लेना पड़ता है, तब वहां जाओ, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो इस पे भी प्रतिबंध है। कोई भी व्यक्ति आजीविका अपनाने का अपना सकते हो, लेकिन कहां कहां पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, अभी भी है। आप डिफेंस या कोई भी विस्फोटक से संबंधित कोई भी उद्योग नहीं अपना सकते हो। एल्कोहल वाला जो उद्योग है वो नहीं अपना सकते हो, है ना, जो परमाणु ऊर्जा वाला है वो भी नहीं अपना सकते हो। तो इन पे भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो सब पे कहीं ना कहीं युक्त प्रतिबंध लगे हैं। तो मेनली प्रतिबंध किसके आधार पे? एकता, अखंडता, एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य। अभी कोविड आया था, सबको पता है, सबको सारे अधिकार मिले थे, लेकिन गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया था। लोक स्वास्थ्य हो गया, सदाचार हो गया, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, से मैत्रीपूर्ण संबंध, कोर्ट की अवमानना, मानहानि, और इसके अलावा अनुसूचित जाति, मेनली जनजाति, इनके हितों का क्या? संरक्षण। इन सभी बेसिस पे आपका जो आर्टिकल 19 है, इन सभी बेसिस पे उस पे क्या युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जो लोक कल्याण या व्यापक लोगों के कल्याण में के लिए जो जरूरी हो। तो ये आपका आर्टिकल 19 हो गया। ये सबसे विस्तृत, 2 अनुच्छेद आपके बहुत ज्यादा विस्तृत हैं, आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 21 है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए या उसके विकास के लिए। और इन पे भी क्या है कि अंदर क्या प्रावधान है वो भी मैंने बता दिया, और उस पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं वो भी बता दिया। अब आते हैं अनुच्छेद 20 पे। अनुच्छेद 20 ये क्या बोलता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल सा मतलब हुआ है कि कुछ संरक्षण कोर्ट ने प्रदान किए। कैसे? 3 प्रदान किए हैं। एक, नो एक्स फैक्टो लॉ, मतलब भूतलक्षी प्रभाव से कोई भी कानून नहीं बना सकते। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई क्राइम पहले हुआ है तो उस टाइम पे जो चीज मौजूद थी, जो कानून मौजूद था, उसके हिसाब से ही सजा दी जाएगी। ये नहीं है कि क्राइम पहले हो गया, आपने बाद में कोई कानून कठोर बना दिया, उस आधार पे किसी को सजा दी, है ना। इसका मतलब हो गया नो एक्स फैक्टो लॉ। लेकिन ये केवल क्रिमिनल केसेज में था कि क्रिमिनल केसेज में ऐसा नहीं कर सकते। जो सिविल केसेज होते हैं, जो पैसे वाले मामले होते हैं, परिवारवाद वाले मामले होते हैं, उनमें सरकार ये चीज बना सकती है। सरकार ने एक बार किया भी था, ऐसे ही एक कानून बना के, आपका वोडाफोन है, उस पर 18 से 20,000 करोड़ का सरकार ने जुर्माना लगाया था। बाद में वो लोग कोर्ट जाके जुर्माना खत्म करा दिया था उन्होंने। अभी सरकार ने कुछ प्रावधान में चेंज भी किए हैं सिविल प्रावधान में। तो ये नो एक्स फैक्टो लॉ का मतलब जिस समय पे क्राइम हुआ है उसी समय पे जो कानून है उसके आधार पर सजा दी जाएगी। कोई कानून बाद में बना के पहले किए गए अपराध के लिए सजा नहीं दी जाएगी। तो नो एक्स फैक्टो लॉ।
नो डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब सिंपल सा है कि किसी भी एक क्राइम के लिए, कोई भी आपने एक जुर्म किया है उसको एक ही बार सजा मिलेगी, आपको एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। उसका एक कतई मतलब नहीं हुआ कि जैसे आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, आपने कोई क्राइम कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, आपका क्या हुआ, आपको सजा हो गई 4 साल की, आप वहां से वापस आए तो आप ये सोचो कि मुझे सजा भी हो गई, अब मेरे ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी ना हो, तो ऐसा नहीं होगा। डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई अलग कर सकता है, लेकिन कोर्ट जो न्यायालय है, न्यायालय के द्वारा आपको एक ही केस के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती। तो नो डबल जियोपार्डी। तीसरा है कि स्वयं को अपने खिलाफ गवाह बनने हेतु मजबूर नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने कोई क्राइम किया है और आप उस क्राइम को गवाही देते हो कि हाँ मैंने किया है, कबूल करते हो, उसका कोई खास मतलब होता नहीं। कोर्ट ने सिंपल सा कहा है, जो आपके नार्को टेस्ट होते हैं, ब्रेन एनालिसिस होते हैं, एक केस आया था सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आपके नार्को टेस्ट होते हैं, ब्रेन एनालिसिस होता है ना, झूठ पकड़ने वाला होता है, पॉलीग्राफी टेस्ट, उसमें क्या होता है कि वो टेस्ट का उतना ही महत्व है कि वो जांच में आपको सहयोग करे। वो उसको साक्ष्य नहीं लिया जा सकता कि अगर किसी ने नार्को में ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैंने क्राइम किया है, तो उसको साक्ष्य के रूप में आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। हाँ, उससे क्या करोगे, आप उगलवा लोगे कि आपने ये हथियार कहाँ छुपा के रखा है, कब मर्डर किया था, क्या है, तो उसको जांच में आप उसके जो जांच के जो आपने टेस्ट किया है उससे जो भी आपको चीजें मिली हैं उसका जांच में सहयोग ले लो, आगे चल के जांच में साक्ष्य जुटा सकते हो, इतना इसका महत्व है। तो अनुच्छेद 20 हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद 21 पे। ये क्या है? प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। का अधिकार क्या मतलब हुआ? किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है कि मतलब ये अधिकार तो आपको प्राप्त है, लेकिन जब जो विधि द्वारा प्रक्रिया होगी, स्थापित प्रक्रिया होगी, उसी के द्वारा ही आपसे ये अधिकार छीना जाएगा, अन्यथा नहीं छीना जाएगा। इसलिए फांसी की सजा तो होती है, लेकिन वो कानून के द्वारा होती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। ये बहुत विस्तृत है, इसमें पर्यावरण का भी अधिकार मिलता है, अभी निजता का अधिकार कोर्ट ने जोड़ा है, मेनका गांधी एक केस हुआ था, उसमें विदेश यात्रा का अधिकार भी कोर्ट ने दिया था। आपको अकेले में कैद करने के विरुद्ध अधिकार है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, सामूहिक रूप से मृत्युदंड देने के विरुद्ध अधिकार है। इसमें कम से कम 25 से 30 अधिकार है और हर बार कोर्ट कुछ ना कुछ जोड़ देता है, जो भी आपके जीवन गर्मापूर्ण जीवन के लिए क्या हो, जरूरी हो, वो अनुच्छेद 21 का पार्ट हो जाता है। अभी पिछले 1 या 2 साल पहले यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि आपका जो जीवन साथी चुनने का अधिकार भी आपके कहाँ आता है, अनुच्छेद 21 में आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 हो गया प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर 25 से 30 अधिकार हैं, 8-10 मैं अभी बोल चुका हूं, और भी बहुत सारे अधिकार हैं। खुले वातावरण में या अच्छे वातावरण में रहने का अधिकार है, आपको न्याय पाने का अधिकार है, वकील पाने का अधिकार है, मजबूरी में आपको चिकित्सकीय सहायता पाने का अधिकार है। इस प्रकार से अनुच्छेद 21 आपका बहुत ही विस्तृत है। 3 अनुच्छेद हैं आपके, 14, 19 और 21, इनको बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल। अधिकारों का स्वर्ण त्रिभुज। ये अधिकार जो हैं आपस में मिलकर एक स्वर्ण त्रिभुज बनाते हैं, जो कि बहुत ही मजबूती के साथ किसी भी व्यक्ति के विकास का पक्ष लेते हैं या उसकी स्वतंत्रता का पक्ष लेते हैं। तो
अनुच्छेद अब आते हैं 22 पे। अनुच्छेद 22 ये क्या है? किसी दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, है ना। किन्हीं दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। अब क्या है इसमें संरक्षण में? इस संरक्षण में है आपको कि आप जब गिरफ्तार हो जाएंगे अगर, तो आपका उसको बेस बताया जाएगा कि किस बेस पे आपको गिरफ्तार किया गया है। दूसरी चीज, आपको आपके जो पसंदीदा वकील हैं उससे परामर्श करने का अधिकार दिया जाएगा, उसको रखने का अधिकार दिया जाएगा। तीसरी चीज कि आपको 24 घंटे के अंदर किसी भी ना किसी न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये तो हो गया सामान्य गिरफ्तारी। एक होता है निवारक निरोध। निवारक निरोध जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसमें क्या होता है? उसमें आपने कोई अपराध नहीं किया होता है, लेकिन आपसे आशंका रहती है कि आप कोई गिरफ्तारी, आप कोई अपराध कर सकते हो। उस चक्कर में क्या होता है? उस चक्कर में होता है कि आपको गिरफ्तार या आपको नजरबंद कर दिया जाता है कि आप कहीं कोई अधिकार मतलब कोई अपराध ना कर दो जिससे कि कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो। तो ये निवारक निरोध है। निवारक निरोध में क्या होता है कि कभी गवर्नमेंट बता भी सकती है आपको उसका बेस आधार की किस बेस पे, या कुछ समय बाद। इसमें भी क्या होता है 3 महीने के लिए आपको मैक्सिमम गवर्नमेंट 3 महीने के लिए बिना किसी FIR के आपको गिरफ्तार करके रख सकती है। उसके बाद भी उसको आगे रखना है तो क्या होता है, एक बोर्ड होता है, हाईकोर्ट के जजेस होते हैं उसमें, हाईकोर्ट जज या तो पूर्व जज होते हैं या वर्तमान के कोई जज होंगे, वो बोर्ड बनता है, बोर्ड अनुमति देता है, तब 3 महीने से आगे के लिए भी इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। ये हो गया आपका अनुच्छेद 22। अब आते हैं अनुच्छेद 23 पे। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या है? मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम से सुरक्षा। क्या मतलब हुआ इसका? आपने सुना होगा ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, यानी मनुष्य से बेगारी कराई जाती है, उसको ले जाया जाता है, बिना पैसे दिए उससे काम कराया जाता है। तो उसके विरुद्ध सुरक्षा कहाँ मिली हुई है? अनुच्छेद 23 के द्वारा। और ये अनुच्छेद 23 हो गया या अनुच्छेद 16 हो गया, इसके लिए कानून कौन बना सकती है? संसद। अभी हाल ही में 2020 में संसद ने इस पे कानून भी बनाया और सजा को बढ़ा के 10 साल और उससे ज्यादा किया है। तो ये मानव दुर्व्यापार, बलात्संग वगैरह जो भी कराते हैं उनसे क्या होती है? अनुच्छेद 23 के द्वारा सुरक्षा मिली हुई है। अनुच्छेद 24 पे आते हैं। ये क्या है? कारखानों उद्योगों में बालकों को नियोजन से संरक्षण। क्या मतलब हुआ इसका? कि इसमें बोला गया है कि 14 से 18 साल, 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको जो खतरनाक उद्योग होते हैं, कारखाने, उनमें नियोजित या रोजगार नहीं दिया जा सकता। खतरनाक मतलब पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियां हो गई, खान हो गई, माइंस हो गई, है ना, वो उद्योग जो लौह उद्योग हो गए, इन सब में क्या होगा कि ये खतरनाक उद्योग है, इनमें आप 14 से 18 साल के बच्चों को नियोजित नहीं कर सकते हो। और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को तो कहीं पे भी नियोजित नहीं कर सकते हो। वो केवल अपने माँ बाप की सहायता कर सकते हैं। उनका अगर कोई गृह कार्य है, घर का कोई उद्योग है, धंधा है, दुकान है, उसमें वो सहायता कर सकते हैं, बाकी उनको नियोजन नहीं कर सकते हो आप किसी। तो घरेलू उद्योगों में, धंधों में सहायता तो कर सकते हैं माँ बाप की, लेकिन
किसी उद्योग धंधे में काम नहीं कर सकते 14 साल से कम उम्र के, और 14 से 18 साल के कम उम्र के काम तो कर सकते हैं, लेकिन जो खतरनाक उद्योग हैं, खतरनाक कारखाने हैं, वहां पे 14 से 18 साल के बच्चे नहीं काम कर सकते। तो उनको संरक्षण दिया गया अनुच्छेद 24 से। अब आते हैं अनुच्छेद 25 पे। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक मैं पहले बता चुका हूं। 25 से लेके 28 तक आपके क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। का अधिकार 25 से 28 तक है। अभी इसके पहले जो मैंने बताया था 23 और 24, 23 और 24 आपके क्या थे? शोषण के विरुद्ध अधिकार थे, शोषण के विरुद्ध अधिकार थे। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक देख लेते हैं। 25 क्या है? अनुच्छेद 25 आपका बोलता है धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने और आचरण करने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो पंथ निरपेक्षता वाला पहला अनुच्छेद कहां से शुरू होता है? अनुच्छेद 25 से। अब क्या मतलब प्रचार करने है? क्या मतलब? एक केस आया कि प्रचार करने में लोग बोलने लगे कि धर्म जो आपका है, धर्म परिवर्तन कराना, वो भी प्रचार का एक पार्ट है। लोगों को बोलो, अपने धर्म के बारे में बात करो, धर्म परिवर्तन कराओ। तो फिर एक स्टेनिस्लास करके एक व्यक्ति थे, स्टेनिस्लास वर्सेस एमपी गवर्नमेंट। एक केस हुआ 1977 के आसपास। वहां पे कोर्ट ने बोला है कि धर्म को मानना, उसका आचरण करना और प्रचार करना, ये सब तो स्वतंत्रता है, आप उपदेश दो, प्रवचन करो, लेकिन आप जो धर्म परिवर्तन करा रहे हो, अगर किसी को लालच देके, भय दिखा के, है ना, और किसी शादी वगैरह का वो करके अगर धर्म परिवर्तन करा रहे हो, तो ये आपका अनुच्छेद 25 के तहत ये अधिकार आपको नहीं मिला हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 25 हो गया। अनुच्छेद 26 पे आते हैं। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? अनुच्छेद 26 बोलता है धार्मिक कार्यों, धार्मिक संस्थानों की स्थापना, संस्थानों की स्थापना, इसके बाद प्रबंधन, जो संस्थान आप स्थापित करोगे उनका प्रबंधन करना, संपत्ति अर्जित करना, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए आप कोई ट्रस्ट बनाते हो तो संपत्ति अर्जित करते हो, तो ये सारे अधिकार आपको मिले अनुच्छेद 26 के तहत। तो यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है ये आपका मूल अधिकार है, जबकि आम लोगों को संपत्ति का अधिकार नहीं मिला हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, अगर इन लोग जो आपके धार्मिक संस्थान है उनकी संपत्ति को राज्य अधिग्रहण करता है तो उसको क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूप से देनी पड़ेगी, और नहीं तो अगर आपका जो नॉर्मल आदमी है उसकी संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो राज्य की ये कोई गारंटी नहीं बनती कि वो आपको क्षतिपूर्ति देगा, वो उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हो आप। ये डायरेक्ट लिखा है कि अनुच्छेद 300 ए करके है, उसमें ये लिख दिया गया कि राज्य जो उचित समझे वो क्षतिपूर्ति दे सकता है, लेकिन आप बाध्य नहीं। यहाँ पे लिखा है कि जो उचित है, जो उचित क्षतिपूर्ति होगी वो राज्य को देनी पड़ेगी। तो अनुच्छेद 26 हो गया। अनुच्छेद 27 पे आते हैं। बहुत सारी संस्थाएं देखी होंगी आप लोगों ने, बहुत सारे टेस्ट धार्मिक देखे होंगे, ये संस्थान वो संस्थान, इनकी संपत्ति इतनी, उनकी उतनी है, तो ये इसी अनुच्छेद के तहत स्थापित है। अब अनुच्छेद 27 पे आते हैं। अनुच्छेद 27 में बोला गया है कि राज्य किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि
के लिए कर नहीं लगाएगा। इसका मतलब कोई कर ऐसा नहीं लगाएगा कि कोई हमें हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म की अभिवृद्धि करनी है, इस धर्म के धार्मिक कार्यों को संपन्न कराना है, इसलिए कर लगा दिया हमने, सेस लगा दिया। लेकिन शुल्क वसूल कर सकता है कि किसी मंदिर में जा रहे हो तो मंदिर में दर्शन के लिए कोई शुल्क लगा दो, तो वो आपके लिए क्या है, वो सबके लिए लागू नहीं होगा कि किसी धर्म, वो जब आप मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो जो आदमी जाएगा उसको ही देना पड़ेगा। कर क्या होता है, सब पे समान रूप से लागू हो जाता है ना। तो किसी भी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए राज्य क्या है, कर नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 27 हो गया। अनुच्छेद 28 पे आते हैं। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है, जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान, उनमें क्या है, धार्मिक शिक्षा, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या क्या लगाए गए, कि अगर राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित होगा तो किसी भी प्रकार की आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर किसी वर्ग या समूह या संप्रदाय ने कोई शिक्षण संस्थान का स्थापना की है और फिर राज्य को सौंप दिया है, वहां पे आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हो। या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है या मान्यता प्राप्त है, वहां पे अगर आपको शिक्षा देनी है धार्मिक शिक्षा, तो क्या करोगे, उनके माँ बाप या अभिभावकों से परमिशन लेने के बाद ही दे सकते हो। तो पहला पूर्णतः पोषित, पूर्णतः पोषित हो राज्य द्वारा, वो क्या करेंगे, कोई शिक्षा नहीं। अल्प पोषित हो अगर, तो क्या होगा, पूछ के अभिभावकों से पूछ के पूछकर, और अगर जो धार्मिक संस्थान है, धार्मिक समूह है, उसके द्वारा स्थापित संस्थान है और फिर उन्होंने राज्य को सौंप दिया है, वहां पे आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हो। तो अनुच्छेद 28 हो गया। अनुच्छेद 29 पे आते हैं। अनुच्छेद 29 को कुछ लोग बोलते हैं अल्पसंख्यकों के लिए। एक्चुअली ये वाला अनुच्छेद आपका अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों में गलतफहमी रहती है। इसमें साफ इसकी भाषा है कि समाज के किसी वर्ग, समूह या अनुभाग जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसका रक्षण करने का अधिकार। तो किसी अनुभाग, समाज का कोई भी समाज हो, उसका कोई भी भाग हो जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसके संरक्षण का अधिकार। ये आपका क्या बोलता है, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 पे आते हैं। अनुच्छेद 30 आपका बोलता है, ये आपका अल्पसंख्यकों का अधिकार है। ये अल्पसंख्यक लोगों के लिए, लेकिन अभी कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसमें बोला कोई भी समूह हो, चाहे वो बहुसंख्यक क्यों ना हो, वो भी अपने शिक्षण संस्थान क्या स्थापित कर सकते हैं। तो इसने क्या बोला, धार्मिक तथा भाषाई, दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई। पहला अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग हुआ है, भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार और उनके प्रबंधन का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 30 बोलता है कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक हो, उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार भी है और उनके प्रबंधन का अधिकार है। अब आते हैं अनुच्छेद 31 पे। अनुच्छेद 31 ये क्या बोलता है, अनुच्छेद 31 आपका बोलता है, एक्चुअली ये अनुच्छेद जो आपका था,
ये भी संपत्ति का था, संपत्ति का अधिकार था। इसको क्या किया इन्होंने, अभी रद्द कर दिया। लेकिन इसके कुछ पार्ट और संशोधन के द्वारा जोड़े गए 31A, 31B और 31C। 31B जो है आपका 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून है, एक्चुअली 9वीं अनुसूची जो थी आपकी वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू थे, उसी टाइम पे जमींदारी प्रथा वगैरह का उन्मूलन करना था। तो क्या था, संपत्ति का अधिकार आपका मूलभूत अधिकार था। अब जमींदारों की मूलभूत अधिकार हो गई संपत्ति, तो उसका उन्मूलन करना है। तो इन्होंने क्या किया, कानून बनाया। अब उस कानून के खिलाफ लोग कहाँ, कोर्ट चले जाते थे, कोर्ट रद्द कर देता था। तो ये संशोधन लेके आए कि एक 9वीं अनुसूची लाए कि इस अनुसूची में जो भी कानून होंगे उसके लिए आप क्या, न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए नहीं जा सकते हो, कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो इस अनुसूची में इन्होंने कौन से कानून, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून शामिल कर दिए। उसके लिए कोर्ट जा नहीं सकते थे। अनुच्छेद 31C में क्या प्रावधान था कि कुछ कानून हैं 39B और 39C जो आपका नीति निर्देशक तत्व है। इसमें बात की गई कि जो संपत्ति का संकेंद्रण होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष के पास ज्यादा संपत्ति हो गई तो उससे संपत्ति का क्या करें, उसकी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं। उसका क्या कर सकते हैं, सरकारीकरण कर सकते हैं उसका, है ना। जैसे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद बैंकों को क्या किया, पब्लिक सेक्टर बैंक में बदल दिया गया था 1969 में। तो उसके लिए ये कानून लेके आए कि 39B और C को लागू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 14 या 19 के उल्लंघन के आधार पर कोर्ट नहीं जा सकता। अगर ये 39B और C जो अनुच्छेद है इनको लागू करने के लिए कोई कानून लाया गया तो उस कानून को चुनौती आप 14 और 19 के आधार पर कोर्ट में नहीं दे सकते हो। अनुच्छेद 31A भी इसी से रिलेटेड ही था, उसमें 4-5 थे, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, कृषि, व्यापार, इससे संबंधित अगर कोई संसद कानून बनाती है तो उसको भी आप अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर क्या, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। इस प्रकार से पूरा आपका अनुच्छेद 31A और B और C 3 अनुच्छेद थे। अगले अनुच्छेद पे आते हैं, अनुच्छेद 32। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसको भीमराव अंबेडकर ने पूरे संविधान की आत्मा बोला है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके भाग 3 में कोई भी मूल अधिकार आपको जो दिया गया है उसका उल्लंघन अगर राज्य कर रहा है तो आप क्या सीधा अनुच्छेद 32 के तहत कहां, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और 226 अनुच्छेद 1 है उसके तहत आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो। सिंपल सी बात है। अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए सुरक्षा प्रदान की गई है अनुच्छेद 32 में, और अनुच्छेद 32 को खुद मूल अधिकार बना रखा है, ठीक है। इसके तहत कोर्ट क्या करता है, 5 प्रकार की रिट दायर करता है। पहली, हैबियस कॉर्पस, दूसरी मैंडेमस, है ना, तीसरी क्यू वारंटो। तो इस प्रकार से 5 रिट क्या करता है कोर्ट, जारी कर सकता है, जिसमें क्या होती है, उत्प्रेषण होती है आपकी, प्रतिषेध होती है, अधिकार पर इच्छा होती है। इसके बाद सशरीर लोगों को कोर्ट बोल सकता है कि किसी को अगर आपने क्या कर लिया हो, जेल में डाल दिया हो या उसको बंद करके रख दिया हो तो कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है कि उसको हमारे सामने पेश किया जाए। इस प्रकार से 5 रिट है कोर्ट क्या करता है, जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। जब हम लोग इसको टॉपिक को करेंगे तो थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है, कि क्या होती है हैबियस कॉर्पस, क्या मैंडेमस होती है, क्या उत्प्रेषण होता है, क्या निषेध होती है, क्या अधिकार पर इच्छा होती है। अधिकार पर इच्छा मतलब किसी अधिकारी ने कोई पद ले लिया हो, लेकिन वो उसके लिए योग्य ना हो तो कोर्ट उससे पूछ सकता है किस अधिकार से आप यहाँ पे आ गए। अगले पे आते हैं, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या है, सरकारी सेवा, सैन्य बल, खुफिया सेवा या सुरक्षा से संबंधित कोई अन्य सेवा, जांच एजेंसियां, पुलिस बल,
इनके मूल अधिकारों को क्या संसद क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है। इनके पास सारे मूल अधिकार नहीं होते हैं। इनके मूल अधिकारों को संसद क्या सीमित कर सकती है, अनुच्छेद 33 के द्वारा इनको अधिकार मिला हुआ है कि इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है कि कुछ भी गए हमारी तो अभिव्यक्ति की कोई भी अंदरूनी जानकारी दे दी, है ना। तो इनके मूल अधिकार, जैसे सेना है, सेना में आपको संगठन बनाने का अधिकार नहीं, सिर्फ आप क्या सांस्कृतिक संगठन बना सकते हो। तो इस प्रकार से इनके मूल अधिकारों को सीमित करने का प्रावधान है अनुच्छेद 33 में। अगले अनुच्छेद पे आते हैं, अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 क्या बोलता है कि कहीं पे मार्शल लॉ, सैन्य कानून लगा है, तो मूल अधिकार सीमित करने का प्रावधान है। क्या मतलब हुआ इसका, कहीं पे सैन्य कानून एक्चुअली अपने आप में मार्शल लॉ की बात नहीं करता है कि मार्शल लॉ क्या है कैसे, इनने बात की है कि कहीं पे मार्शल लॉ लगा हुआ है तो लोगों के मूल अधिकार पूरे नहीं होंगे, वो किस प्रकार से सीमित होंगे, इसका अधिकार संसद को इन्होंने दे दिया कि संसद इसके बारे में कानून बना सकती है। तो जैसे अप्सपा कानून लगा हुआ है आपका, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट, ये अप्सपा कानून नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्यों में लगा है, जम्मू कश्मीर में लगा है। तो यहाँ पे क्या होता है, सामान्य न्यायालय निलंबित रहते हैं, जो प्राधिकारी होता है, जो आपका सेना का प्राधिकारी होता है, वही मेन निर्णय लेता है ना। जल्दी से आप सैन्य बलों पे FIR नहीं दर्ज करा सकते हो। तो ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 34 के द्वारा इनको अधिकार मिले हुए हैं। आखिरी अनुच्छेद पे आते हैं अपन, जो कि आखिरी अनुच्छेद है आपका भाग 3 का अनुच्छेद 35। यहां पे आपके सारे मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे। आखिरी इसमें क्या वर्णन है कि कुछ विषय हैं, कुछ विषयों पर कानून बनाने का सिर्फ संसद का अधिकार। तो कौन कौन से वो विषय हैं जिन पे सिर्फ संसद कानून बना सकती है, इसका वर्णन कहां किया है इन्होंने, अनुच्छेद 35 में। कौन कौन से विषय हैं, जैसे मैं 16 में बता चुका, 16 में निवास को शर्त बनाना, निवास को रोजगार में शर्त बनाना, इस पे केवल संसद बना सकती है शर्त। 17 अनुच्छेद 17 पे कोई भी कानून बनाना वो केवल संसद बना सकती है, जो मैं बताया कि जो आपका अपस्था से संबंधित है। अगला बताता हूं, अगला जो है आपका अनुच्छेद 23, इस पर भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। इसका अनुच्छेद 33 जो आपके सैन्य या खुफिया बलों के मूल अधिकारों को सीमित करता है, उस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको, संसद को। फिर अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ में मूल अधिकार सीमित करने का अधिकार भी क्या है, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को। तो इस प्रकार से आपका संविधान का भाग 1, भाग 2 और भाग 3 आज समाप्त हो गए। अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें जान ली हैं। बीच में जो भी हल्के फुल्के केस दिए हुए हैं, जैसे अनुच्छेद 1 था, है ना, अनुच्छेद 1 के बाद अनुच्छेद 3 पे जो बेरुवारी संघवाद हुआ था,
उसके बारे में चर्चा हो गई। आगे चल के जब हम लोग करेंगे थोड़ा डिटेल में करेंगे। अभी ये है कि ऑलमोस्ट जानकारी आपके पास हो, आप उसका उपयोग जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें कर पाए। जब हम मेंस के लिए कराएंगे तो और ज्यादा डिटेल में एक एक अनुच्छेद का 3-3 4-4 केसेस बात करेंगे कि किस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, उस अनुच्छेद के प्रभाव में क्या परिवर्तन आया, ये सारी बातें करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी डिटेल में 1 से लेकर 35 तक अनुच्छेद देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भाग 4 देखेंगे संविधान का। भाग 4 ये देखेंगे कि इसमें क्या प्रावधान है, मतलब नीति निर्देशक तत्व भी देखना है हम लोगों को आगे चल के। इसके बाद मूल कर्तव्य भी देखेंगे, फिर समय मिलेगा तो और आगे के अनुच्छेद भी देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।